हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आप सबका विवेक रंजन, आपका एसएसटी का एजुकेटर। तो बाबू, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने लाइव स्मिथ के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। और बाबू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक साथ मिलके अपना हिस्ट्री सेक्शन का एक नया और काफ़ी शानदार इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया हुआ था पिछले कुछ सेशंस के द्वारा, जिसमें हमने अपने ये व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर चैप्टर की बात करनी शुरू करी थी। ठीक है, इसके डिफरेंट हमने सेशंस देख लिए हुए हैं। यानी मैं अभी जस्ट एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि अभी तक के सफर में हमने कहां तक इस चैप्टर में पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो बाबू अभी इसके जस्ट प्रीवियस सेशन के अंदर में हमने पढ़ा कि वो कौन से डिफरेंट कारण थे जिसके चलते ये हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ। तमाम कारणों का जिक्र हमने किया था अपने इस रिवोल्ट के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि भले ही ये रिवोल्ट भारत के कुछ एक जगहों पे ही हुआ, बट इसका एक शानदार इंपैक्ट पड़ा इंडियन हिस्ट्री के अंदर में। ये जो साल था ये आपके इंडियन हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला ईयर रहा था। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतना बड़ा एक रिवोल्ट हुआ, रिबेलियन हुआ, तो इसके अलग अलग कारण होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमने डिफरेंट कारण के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कॉजेज को पढ़ा, जिसमें आपका पॉलिटिकल कॉजेज था, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज थे, ठीक, इकोनॉमिक कॉजेज थे, मिलिट्री कॉजेज थे। ठीक है, यानी तमाम कारणों को हमने देखा। पॉलिटिकल कॉज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज के बारे में देखा हमने, इकोनॉमिक कॉजेज को देखा हमने, मिलिट्री कॉजेज को देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज देखा था इमीडिएट कॉज, जिसके अंदर में हमने इनफील्ड राइफल की जिक्र की थी। ठीक है, और वही इनफील्ड राइफल को जब भारत के सिपाहियों ने चलाने से मना कर दिया तो अंग्रेज उनको अलग अलग तरीके से सप्रेस करने लगे, दबाने लगे, परेशान करने लगे, जिसके चलते ये इमीडिएट कॉज बना कि भारतीय सिपाहियों को जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी, और उन्होंने भी इस रिवोल्ट के अंदर में अपना सब कुछ देने का काम किया। तो अब हमारा ये जो सफर है ये यहां तक आ पहुंचा है कि हम अब डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट का जिक्र करने वाले हैं कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था ये भारत की किन किन जगहों पे हुआ और किन किन जगहों पे क्या घटनाएं घटी, वो कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने हमारे इस रिवोल्ट को एक्शन में लाने का काम किया। उन सारी घटनाओं को पढ़ेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, यानी कहां कहां रिवोल्ट हुए भारत में वो हम देखेंगे। यानी टॉपिक हमारा बनेगा मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी क्रांति के अलग अलग डिफरेंट घटनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बाबू कि ये क्रांति जो थी वो बैरकपुर से शुरू हुई। बैरकपुर बंगाल के अंदर में एक सैनिक छावनी है, वहीं के सिपाहियों ने, खास करके इंडियन सिपाहियों ने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर में काम कर रहे थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को शुरू करने का काम किया। वहीं उन्हीं सैनिकों ने अपनी छावनी के अंदर जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके ऊपर हमला करके इस 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत की घोषणा कर दी। ये बैरकपुर की छावनी का जो सबसे फ्रंट वाला फोटो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं से बंगाल के बैरकपुर छावनी से हमारे इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई। ठीक, वहां पे बंगाल में एक ब्राह्मण सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, फोटो में भी आप देख सकते हैं मंगल पांडे। ठीक, इसी के द्वारा सबसे पहले इस रिवोल्ट की शुरुआत की गई थी। कैसे की गई थी इस स्लाइड के अंदर में हम लोग देखने और समझने का काम करेंगे। ठीक, तो मंगल पांडे के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि ही वॉज अ ब्राह्मण सिपोही। ठीक है, इसने ही सबसे पहले, यानी इन सिपाही ने, ठीक है, इस जवान ने ही सबसे पहले रिफ्यूज कर दिया क्या कि जो इनफील्ड राइफल के अंदर ग्रीज किया हुआ कार्टेज लगाया गया है, कारतूस लगाया गया है, मैं उस कारतूस को चलाने से पहले दांत से नहीं खींचूंगा, क्योंकि इनको ये भनक लग चुकी थी, ठीक है, कि उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है।
ऐसी मानसिकता इनके अंदर आ चुकी थी, उस रूमर को ये सच मान करके बैठ गए थे और इसलिए इन्होंने सबसे पहले वो इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द इनफील्ड राइफल, ठीक है, विच इज ग्रीस्ड विथ द स्किन ऑफ पिग एंड काउ, ठीक है। तो और मना करते हुए जब इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि नहीं आपको यूज करना ही है, आप अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर में काम करते हैं तो आपको ये इनफील्ड राइफल चलाना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात थी कि उस इनफील्ड राइफल को लोड करने के लिए जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। तो इन्होंने मना कर दिया। जब प्रेशर डाला गया तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने 2 इंग्लिश अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। वो 2 इंग्लिश ऑफिसर्स कौन थे? पहले लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे थे सर्जेंट मेजर ह्यूसन, ठीक है। यानी 2 अधिकारियों पे इसने हमला कर दिया और उन्हें मौत की घाट उतार दी। और यही घटना जो है 1857 के स्टार्टिंग का रिमार्क माना जाता है कि यही इसी घटना से, यानी मंगल पांडे का 2 ब्रिटिश अधिकारियों की जान लेना वाज द स्टार्टिंग ऑफ ए रिवोल्ट ऑफ द 1857। ये 2 लोग कौन थे? एक लेफ्टिनेंट साहब थे जिनका नाम था बाग और दूसरे सर्जेंट मेजर थे, उनका नाम था ह्यूसन, ठीक है। इन दोनों अधिकारियों को मंगल पांडे ने मार दिया। अब मार दिया तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, और अंग्रेजों को गुस्सा आया इसके चलते बस 8 से 10 दिनों के अंदर में 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई, ये बात आग के तरह पूरे देश में फैल गई और सबसे ज्यादा गुस्सा हो गए कौन? इनके इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही। मंगल पांडे जो थे वो 34th इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे, ठीक है। इनकी बटालियन का क्या नाम था? इनके आर्मी ग्रुप का क्या नाम था? 34th इन्फेंट्री बटालियन। तो इनके ग्रुप के जितने भी सैनिक थे वो एकदम से सख्ते में आ गए, गुस्से में आ गए कि अंग्रेज कैसे, अगर एक सिपाही मना कर देता है कि नहीं मुझे वो कारतूस नहीं यूज करना है, वो दांत से नहीं खींचना है, तो आप उसको इस बात के लिए फांसी दे देंगे। जैसे ही इनकी फांसी हुई सारे के सारे सिपाही जो थे वो गुस्से में आ गए, ठीक वही हुआ। यानी फांसी के बाद दिस रिजल्टेड इन अ जनरल अपराइजिंग इन बेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। यानी इनकी फांसी देने वाली घटना पूरे देश के अंदर में फैल गई। लेकिन इस घटना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कुछ जगहों पे देखने को मिला जहां क्रांति भड़क उठी। कहां कहां बाबू? मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में और झांसी में। उसके अलावा भी कुछ जगह थे, जैसे आप बरेली के बारे में पढ़ते हो, बरेली था, हमारे बिहार का आरा था, ठीक, फैजाबाद भी था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवोल्ट के सेंटर्स थे, ठीक। इनके बारे में भी हम लोग चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। यानी अगर हम लोग बात करें, एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं इस चीज को, तो ये समझेंगे कि जैसे ही इस रिमर के बारे में सिपाहियों को पता चला तो फर्स्ट सोल्जर वाज मंगल पांडे हु रिफ्यूज टू यूज द इनफील्ड राइफल। और जैसे ही उन्होंने मना किया तो अंग्रेज सिपाही इनके ऊपर चढ़ने लगे, प्रेशर बनाने लगे कि नहीं आपने उसको यूज करना है, दांतों से खींचना। अभी खिसिया कि इन दोनों आदमी को मुआ दिया। किसको किसको मार दिया? लेफ्टिनेंट बाग को और सर्जेंट मेजर ह्यूसन को। इन दोनों लोगों को जैसे ही इन्होंने मारा, अंग्रेज गुस्सा होकर के इनको फांसी दे दिए। और जैसे इनको फांसी दी गई, इनके ग्रुप के हर एक सिपाही जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया। और ये गुस्सा जो था वो ना केवल इनकी बटालियन बल्कि और दूसरी बटालियन, जहां जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर में सिपाही लोग काम कर रहे थे, हर जगह पे सिपाहियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, अपनी अपराइजिंग, अपने रिबेलियन को शुरू कर दिया। और इस घटना का इंपैक्ट इन सभी सेंटर्स पे भी पड़ा और वहां अलग अलग नेता लोग बने और उन नेताओं ने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अब बारी बारी से किन किन जगहों पे क्या क्या घटनाएं हुई रिवोल्ट को लेकर के। ये तो बैरकपुर की घटना थी, बंगाल की घटना थी, जिसमें 34th इन्फेंट्री बटालियन का सिपाही मंगल पांडे ने इस मुहिम की शुरुआत कर दी। अब इसके रिजल्ट के अनुसार इन सब जगहों पे क्या क्या हुआ वो हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। चलिए बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास, मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेरठ को।
मेरठ जो सेंटर था, क्यों इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि बैरकपुर वाली जो घटना हुई, मंगल पांडे को जो फांसी देने वाली घटना हुई, उसका रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले अगर कहीं देखने को मिला तो वो मेरठ था। यानी यहीं से हम लोग रिवोल्ट की शुरुआत की बात करते हैं। वो इंसिडेंट यानी मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मारना, इट वाज जस्ट स्टार्टिंग, लेकिन ब्रॉड लेवल पे जब रिवोल्ट की बात करते हैं तो वो मेरठ की छावनी से ही शुरू हुआ। वहां के सैनिकों ने ही अपने हाथों में बीड़ा उठाया और रिवोल्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे ये रिवोल्ट मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ठीक है, उसके बाद बरेली, कानपुर, उसके बाद आप फैजाबाद, इन सब जगहों पे ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला। बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए पहले मेरठ को देख लेते हैं। सबसे वास्तविक ट्रबल, वास्तविक समस्या जो थी वो कहां से स्टार्ट हुई बाबू? मेरठ से। कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ से। कहिया 9 मई 1857, 9 मई 1857 को ठीक 85 सिपाहियों ने, 85 सिपाहियों ने ये जो इनफील्ड राइफल था, ठीक है, उसको यूज करने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों ने प्रेशर बनाया तो 10 तारीख को 10 मई 1857 को ये जितने भी सैनिक थे जो अंग्रेजों से गुस्सा थे, अपने रिवोल्ट को करने के लिए बेचैन थे, मंगल पांडे वाले इंसिडेंट का बदला लेना चाहते थे, इन सब ने बाबू, ठीक है, इन सब ने क्या किया? रिवोल्ट शुरू कर दिया। अपनी अपनी छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर धावा बोलना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। देखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे ही सिपाहियों ने मना किया कि हम लोग कारतूस बंदूक में लगाने से पहले दांत से नहीं खींचेंगे, तो उन लोगों को डिसमिस कर दिया अंग्रेजों ने, चलो तब तुम नौकरी छोड़ दो। उनकी नौकरी छीन ली गई और साथ ही साथ 10 साल का इंप्रीजमेंट भी उनके लिए घोषित कर दिया गया कि आपको, मतलब आप ये राइफल अगर नहीं चलाते हैं तो आपको तो सबसे पहले नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नौकरी से निकालने के बाद आपको कम से कम 10 साल की इंप्रीजमेंट दे दी जाएगी, 10 साल की सजा आपको दे दी जाएगी, जेल हो जाएगी। ठीक, अगले दिन यानी 10 तारीख को 10 मई 1857 की बात है, अगले दिन सुबह में, ठीक है, जिन लोगों ने, जिन सिपाहियों को ये जेल की सजा हुई थी, इनके कैंपेनियंस, इनके सहयोगियों ने, इनके दोस्तों ने रिवोल्ट की शुरुआत कर दी और इन्होंने क्या किया? अपनी अपनी छावनियों में, यानी ये 85 सैनिकों की जहां जहां भी छावनियां थी, उन सभी छावनियों में इन्होंने ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। धावा ही बोल दिया सारी छावनियों पे कि आप ऐसे कैसे हमारे दोस्तों को जेल में रख सकते हैं, ऐसे कैसे उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं, बस इसलिए कि वो बंदूक चलाना मना कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो जो ऑफिसर सामने आए अपनी अपनी छावनी में, अपने अपने आर्मी कैंप्स में, उन सारे ऑफिसर्स को इन्होंने मार दिया और जेलों पे, जिन जेल के अंदर में, जिन जेल्स के अंदर में इनके दोस्तों को रखा गया था, सिपाहियों को भरा गया था, उन जेलों पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और जितने कैदी थे, जितने आर्मी मेंबर्स को कैदी बनाया गया था, उन सारे आर्मी मेंबर्स को इन्होंने छुड़ा लिया कि भाई अब हम अंग्रेजों के दबाव में नहीं रह सकते, अब हम अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं रह सकते, अब हमें रिवोल्ट करना ही है, अंग्रेजों को भगाना ही है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही उन 85 सोल्जर्स को सजा दी गई कि आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इनके अपनी अपनी कैंप्स के अंदर में जो भी दोस्त लोग थे, उन सारे लोगों ने इसके खिलाफ बगावत कर दिया। ऑफिसर्स को मारने लगे, कैसे कैसे आप जेल में बंद कर सकते हैं, मारने लगे, जेल पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, उन सारे कैदियों को छुड़ा लिया जेल पे अटैक करके। ठीक है, आप यहां फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी हथकड़ी तोड़ करके जेल से निकल के भाग रहा हो। तो वही बात हुई थी, जितने भी सिपाही थे उन सब ने एक साथ कोशिश करके अपने सारे साथियों को जेल से फ्री करा दिया। ठीक है, आगे आप देखेंगे दिल्ली, यानी अब जैसे ही इन सिपाहियों ने अपने दोस्तों को छुड़ाया, ये लोग मेरठ से 10 तारीख को ही निकल गए दिल्ली के लिए कि अब हमारा कारवां यहीं नहीं रुकेगा, हम मेरठ से दिल्ली तक मार्च करेंगे और वहां जाकर के हम लोग विद्रोह को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वही बात है कि मेरठ के सोल्जर्स ने, ठीक है, जो भी अंग्रेज लोगों के बंगले उनके सामने आए उनमें आग लगा दी और सेट अप फॉर दिल्ली। ठीक, यानी अंग्रेजों को मेरठ में कंप्लीटली तबाह करने के बाद ये लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े, दिल्ली मार्च पे चल पड़े।
यानी मेरठ से दिल्ली तक का सफर इन्होंने तय करना शुरू कर दिया। द लोकल इन्फेंट्री ज्वाइन देम, जहां जहां ये गए, रास्ते में जहां जहां लोकल इन्फेंट्री इनको मिली, जहां जहां आर्मी कैंप्स मिले, उन कैंप्स के अंदर में जो भी भारतीय सिपाही थे उन सारे लोगों ने मेरठ के सैनिकों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ विद्रोह करने के लिए चलेंगे। दे किल्ड देयर ऑफिसर्स, सबने अपनी अपनी छावनियों के अंदर में जितने ब्रिटिश अधिकारी थे उन सबको मार दिया। ये रोकेगा नहीं, रोक पाएगा हमें, अगर बीच में आएगा तो इसको मार देंगे। यानी जहां भी, मतलब जैसे ही मेरठ से ये लोग दिल्ली के लिए निकले तो रास्ते में जो भी छावनियां मिली, जो भी सिपाहियों के कैंप्स मिले, उन कैंप के सिपाहियों ने इनका साथ देने के लिए, ठीक है, विद्रोह का दामन थाम लिया और अपने जो भी पुलिस अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। ठीक, उन्हें मार करके इन सिपाहियों को ज्वाइन किया और दिल्ली पहुंच करके दिल्ली के शहर पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे ये लोग दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले ये लोग पहुंचे कहां? पुरानी दिल्ली, जिसका एक नया नाम, एक पुराना नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली की स्थापना शाहजहां ने की थी, इसलिए उसने उसका नाम अपने नाम पे शाहजहानाबाद रखा था। तो कहां पहुंचे ये लोग? मेरठ से शाहजहानाबाद पहुंचे, पुरानी दिल्ली पहुंचे, वहां उस पुरानी दिल्ली वाले इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, और उस समय मुगलों के राजा हुआ करते थे बहादुर शाह जफर सेकंड, यानी बहादुर शाह जफर को इन्होंने पूरे विद्रोह का नेता घोषित कर दिया और साथ ही साथ सिपाहियों ने घोषित कर दिया कि अब अंग्रेज हमारे शासक नहीं है, अब हमारे इंपेरर कौन है? बहादुर शाह सेकंड है। यानी जैसे ही हम लोग अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, फिर इंडिया जो होगी जैसे अपनी पुरानी स्थिति में मुगलों के कंट्रोल में थी, मुगलों के कंट्रोल में आ जाएगी और बहादुर शाह जफर जो होंगे वो फिर से इंडिया के नए बादशाह घोषित कर दिए जाएंगे, इंपेरर घोषित कर दिए जाएंगे। यानी इस तरह से सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया ये रिवोल्ट जो था, अब उसको एक नेतृत्व मिल गया था। किसका लीडरशिप मिला बाबू? बहादुर शाह जफर का। यानी अब ये रिवोल्ट जो था, ठीक है, वो बड़े लेवल पे शुरू होने के कगार पे आ चुका था। ठीक, और इसकी नेतृत्व बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय मुगल बादशाह थे, अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। ठीक, आई बात समझ में? उसके बाद देखेंगे कि लेकिन जो दिल्ली में रिवोल्ट शुरू हुआ ना, उस रिवोल्ट का बहुत ज्यादा दिन तक, ठीक है, रिवोल्ट के शुरुआत में जो सफलता मिली सिपाहियों को, दिल्ली को जो उन्होंने अपने कब्जे में लेने का काम किया, ये सफलता बहुत दिनों तक नहीं रह पाई। ये काफी शॉर्ट लाइव्ड रही, छोटे टाइम के लिए ये लोग दिल्ली को अपने कब्जे में रख सके। ठीक, जल्दी ही सर जॉन निकलसन, अंग्रेजों ने जॉन निकलसन को दिल्ली का नेता बनाया। यानी अगर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था, तो उस रिवोल्ट का जवाब देने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन को दिल्ली का नेता बनाया कि आप दिल्ली में हो रहे विद्रोह का सामना कीजिए और उस विद्रोह को सप्रेस करने का काम कीजिए। इसकी जिम्मेवारी किस पे आई बाबू? जॉन निकलसन पे आई। ठीक है, इन्होंने बिसीज्ड दिल्ली विद द हेल्प ऑफ 6 सोल्जर्स, इन्होंने 6 सोल्जर, सिख रेजिमेंट से इन्होंने अपने लिए सिपाही बुलाए, आर्मी के मेंबर्स बुलाए और उनकी सहायता से, ठीक है, इन्होंने दिल्ली को फिर से रिकैप्चर करने का काम किया। यानी निकलसन ने दिल्ली को, जो दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में आ चुकी थी, सिपाहियों के कब्जे में आ चुकी थी, बहादुर शाह जफर के कंट्रोल में आ चुकी थी, इनके कंट्रोल से आजाद करा लिया। और इसको आजाद कराने के लिए इसने पंजाब से सिख बटालियन के सैनिकों का सहारा लिया। ठीक है, और सितंबर 1857 में फाइनली दिल्ली जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा रिकैप्चर्ड कर ली गई, रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। दिल्ली जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा फाइनली फिर से जुलाई 1857 में ही रिकैप्चर कर ली गई। यानी 11-12 मई को, मई महीने में विद्रोहियों के अंतर्गत दिल्ली का कंट्रोल आया, लेकिन बस 2 महीने के अंदर अंदर ही दिल्ली का फिर से पूरा कंट्रोल किसके हाथों में चला गया? अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इस तरह से दिल्ली का रिवोल्ट शुरू हुआ, सफलता भी मिली, लेकिन यह सफलता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। यहां पे आप बाबू लाल किला का फोटो देख सकते हैं, ये रेड फोर्ट है और इसी रेड फोर्ट के अंदर में, ठीक है, अंग्रेजों के शासन काल में मुगल दरबार के जितने भी रॉयल फैमिली के सदस्य होते थे वो रहते थे। ठीक, और इन लोगों को ऑर्डर दे दिया गया था कि
कि आपको बहादुर शाह जफर के मरने के बाद रेड फोर्ट को खाली कर देना है, आपका परिवार दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये रेड फोर्ट है। आज भी आप देखते हैं हर बार 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है रेड फोर्ट में ही तिरंगा झंडा फहरा करके देश का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आप लोग हर बार देखते होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखेंगे हम लोग कानपुर। अगला सेंटर था विद्रोह का कानपुर, यानी हमने मेरठ देखा, दिल्ली देखा, अब देखेंगे कानपुर। कानपुर में विद्रोह को लीड कर रहे थे नाना साहब, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। ठीक, आप जानते हैं, आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर के अंदर में, कि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिस्टम लागू किया था और इस सिस्टम के तहत उसने ये नियम लगाया था कि कोई भी एडॉप्टेड सन जो होगा वो राजा का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ठीक, वो राज्य अंग्रेजों के कंट्रोल में ले लिया जाएगा। तो कानपुर को भी अंग्रेजों के कंट्रोल में लेने के लिए डलहौजी ने सेम कंसेप्ट अपनाया था। तो वहां पे पेशवा बाजीराव का एडॉप्टेड सन नाना साहब थे, वो गुस्से में थे कि भाई हम अगर हैं, भले एडॉप्टेड है तो क्या हुआ, लेकिन अगर हम हैं, अपना दावा रखते हैं कि कानपुर जो होगा, कानपुर की जो राजगद्दी होगी वो मुझे मिलेगी, तो अंग्रेजों ने ये छीन करके गलत किया है, मुझे इनके खिलाफ विद्रोह करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसी सोच के साथ कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह को लॉन्च किया। ठीक है, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए जनरल हैवलॉक को बुलाया गया। ठीक, ये देख लेना है आपको। दिल्ली में अगर कोई पूछे कि दिल्ली में विद्रोह को किसने लीड किया, तो लीडर की बात करिए इंडिया साइड से, तो इंडिया साइड से लीडर थे कौन? बहादुर शाह जफर। कौन थे बाबू? बहादुर शाह जफर। और अगर हम लोग बात करें कानपुर, तो कानपुर में इंडिया के साइड से थे नाना साहब। और अगर हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो अंग्रेजों में आप देखोगे दिल्ली से कौन आया था? निकलसन आया था, निकलसन। और अगर आप कानपुर से बात करें तो हैवलॉक। कानपुर में किसको दिया गया जिम्मेवारी? हैवलॉक। अगर उसके ऊपर एक और जगह था, कौन सा? मेरठ। तो अगर मेरठ की बात करें हम, ठीक है, तो मेरठ में सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स ही थे, उसका कोई एक स्पेसिफिक नेता नहीं था, और अंग्रेजों के तरफ से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। इसलिए इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है कि मेरठ में कोई एक नेता कौन सा था या फिर अंग्रेजों के तरफ से कौन सा था। तो मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह को अंजाम दिया, जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल सामने आए सबको मारा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह आगे बढ़ा, निकलसन ने उसको सप्रेस करने का काम किया और सितंबर 1857 में ही दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया। ठीक है, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में विद्रोह का नेता भारत के तरफ से नाना साहब थे, और हैवलॉक जो था वो अंग्रेजों को लीड करने का काम कर रहा था, यानी विद्रोह को, कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए हैवलॉक को बुलाया गया था। ठीक है, तो हैवलॉक को सीन के अंदर में एंटर करने का मौका मिला, वो आया और कानपुर में विद्रोह को सप्रेस करने का काम किया। यानी हैवलॉक ने नाना साहब को हरा दिया एंड कानपुर को फिर से अंग्रेजों के लिए रिकैप्चर करने का काम किया। ठीक, जैसे ही नाना साहब हारे, ठीक है, तो उनको कानपुर छोड़ करके भागना पड़ा। ठीक, और ऐसे भागे, कानपुर छोड़ के नाना साहब ऐसे भागे कि फिर उनके बारे में दोबारा कभी कानपुर में सुना ही नहीं गया, कि वो वहां से भाग के कहां गए नहीं पता चला। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे The chief burden of fighting now fell on his capable and trusted general तात्या टोपे। अब जैसे ही कानपुर से ये भाग गए नाना साहब, तो नाना साहब के भागने के बाद अब इस लड़ाई की सारी जिम्मेवारी, यानी कानपुर के विद्रोह को लीड करने की सारी जिम्मेवारी तात्या टोपे के ऊपर आ गई, जो कि उनका सबसे भरोसेमंद और सबसे कैपेबल सेनापति था। यानी इस तरह से कानपुर के विद्रोह को हमने देखा कि कानपुर में विद्रोह को लीड करने का काम किया था नाना साहब ने, उसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी उसके सेनापति तात्या टोपे ने। ठीक है, और नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। अंग्रेजों ने कानपुर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत छीन लिया था, जिसके चलते इन्होंने विद्रोह शुरू की, लेकिन हैवलॉक के आने के बाद ये हार गए। हारने के बाद डर के ये कानपुर शहर को छोड़ करके ही भाग गए, और ऐसा भागे कि फिर दोबारा उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना कि वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ। ठीक, उनके जाने के बाद तात्या टोपे ने जब तक
उसके अंदर कैपेबिलिटी रही, ठीक है, तब तक उसने विद्रोह को लीड करने का काम किया। कानपुर के बाद हम चलते हैं लखनऊ। कानपुर के बाद हम चलते हैं कहां? लखनऊ। लखनऊ में, ठीक है, टिकैत सिंह थे और बेगम हजरत महल थी, अवध की महारानी थी, ठीक है। नवाब आप पढ़े हैं, अवध का नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बाद, ठीक है, लखनऊ की जिम्मेवारी बेगम हजरत महल के ऊपर आई थी। किसके ऊपर बाबू? बेगम हजरत महल। और एक टिकैत सिंह उनका एक सहयोगी था। इन दोनों लोगों ने मिलकर के लखनऊ के विद्रोह को लीड करने का काम किया था। ठीक, आई बात समझ में? तो इन्होंने अपनी सेना संगठित की और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ दी, अपना विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन लखनऊ के विद्रोह को सप्रेस करने के लिए कैम्पबेल को बुलाया गया। कॉलिन कैम्पबेल रीच लखनऊ विद इन मोर रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है। यानी कॉलिन कैम्पबेल जो था वो आया और उसने बेगम हजरत महल के द्वारा शुरू किए गए विद्रोह को कुचलने का काम किया, सप्रेस करने का काम किया। तो इस तरह से हमने देखा कि लखनऊ का जो विद्रोह था, ठीक है, उसकी शुरुआत की थी इंडिया के तरफ से। किसने? हजरत महल ने। किसने बाबू? हजरत महल, जो उस समय लखनऊ की नवाब हुआ करती थी। और इसको दबाने के लिए किसको बुलाया गया? अंग्रेजों के तरफ से कैम्पबेल को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? कैम्पबेल को। ठीक, कॉलिन कैम्पबेल जो था उसने, अगर मैं अभी एक बार जस्ट रिकॉल करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले दिल्ली था, तो दिल्ली में विद्रोह को लीड किया था बहादुर शाह जफर ने, उसको सप्रेस करने का काम किया था निकलसन ने। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कानपुर, तो कानपुर में विद्रोह को लीड किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने, उसको सप्रेस करने का काम किया था हैवलॉक ने। उसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हजरत महल थी, उन्होंने विद्रोह को लीड किया और उसको सप्रेस करने का काम किया कैम्पबेल ने, कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, उसने जितने भी रिबेलियंस थे लखनऊ के उन सबको हरा दिया और लखनऊ को 1858 मार्च 1858 में इसने लखनऊ को फिर से अंग्रेजों के तरफ रिकैप्चर करने का काम किया। जैसे ही लखनऊ फिर से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया तो बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ करके भागना पड़ा और ये लखनऊ छोड़ करके कहां भाग गई? नेपाल भाग गई। नेपाल जाकर के इन्होंने शरण लिया और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताई। देखिए ये लखनऊ का गढ़ किला, ठीक है, जहां पे नवाब का परिवार रहा करता था। ठीक, तो इस तरह से हमने लखनऊ को भी देखा, दिल्ली देखा, कानपुर देखा, लखनऊ। दिल्ली में समझा बहादुर शाह जफर और उनका अपोजिट पार्टी निकलसन, याद करते चलेंगे साथ में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और सप्रेस करने के लिए निकलसन। कानपुर में हमने देखा नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोह को लीड कर रहे थे, सप्रेस करने के लिए हैवलॉक को बुलाया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कैम्पबेल आकर के उसने रिवोल्ट को सप्रेस किया और बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ करके, अवध छोड़ करके नेपाल भाग जाना पड़ा। आगे देखेंगे हम लोग सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर जगह था, सेंटर था, तो वो झांसी था। इसके अलावा आप बरेली के बारे में भी देखते हो, ठीक है, उसके बाद आप फैजाबाद के बारे में भी देखते हो। ठीक, तो झांसी में झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, बरेली में आप खान बहादुर खान थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ये सब अब्दुल्ला मौलवी अब्दुल्ला थे। ठीक है, इन लोगों ने इन सब जगहों पे विद्रोह को लीड करने का काम किया। तो चलिए सेंट्रल इंडिया की भी बात कर लेते हैं। तो द रिबेल्स इन सेंट्रल इंडिया वर लेड बाय अ ब्रेव एंड पैट्रियोटिक लेडी। एक महिला थी जिसने सेंट्रल इंडिया यानी झांसी में विद्रोह को लीड करने का काम किया। अब झांसी की क्या कहानी थी? झांसी के साथ भी वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला कंसेप्ट था। ठीक, यहां इनके पति काफी अर्ली एज में चल बसे थे, जिसके चलते इनका कोई अपना नेचुरल संतान नहीं था। तो नेचुरल संतान ना होने की स्थिति में रानी ने अपने लिए एक बेटे को गोद लिया और खुद अपना राज चला रही थी झांसी के अंदर में। लेकिन ये डिस्कशन हो चुका था कि यही बेटा आगे चल करके झांसी का नवाब बनेगा, राजा बनेगा। ठीक, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने क्या नियम लगाया कि अगर आपका नेचुरल संतान नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो आप उस जगह को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अपने डोमिनेशन में ले लेंगे। झांसी की रानी ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ही छेड़ दी। ठीक है, देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, यानी शी वाज ज्वाइंड बाय द वैलिएंट जनरल तात्या टोपे। वही तात्या टोपे जो नाना साहब का सेनापति हुआ करता था,
उसने झांसी की रानी की भी मदद करने के लिए वो झांसी आ गया। ठीक, रानी फॉट लाइक अ ट्रू हीरोइन। रानी जो थी काफी बहादुर थी, झांसी की रानी काफी बहादुर, इतनी बहादुर थी कि जब आगे से इन्होंने देखा कि अपने महल के तरफ आगे से अंग्रेज झांसी पे कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने पीछे के दरवाजे से अपने घोड़े पर बैठ करके अंग्रेजों की सेना पे ये एक तलवार लेके टूट पड़ी थी, और एक तलवार से इसने कई अंग्रेज अधिकारियों को, कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। और पीठ पे इनका बच्चा भी ये रख के जा रही थी। झांसी में इन्होंने जीत लिया, फिर यहां से ये ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर में भी इन्होंने अंग्रेजों को हरा लिया। लेकिन जैसे ही ग्वालियर से ये कालपी गई, तो कालपी जाने पर इनकी मुलाकात ह्यूरोज से हुई, जिसको जिम्मेवारी दी गई थी कि रानी झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई से आपको टक्कर लेना है और इस जगह को अंग्रेजों के कंट्रोल में चाहे जैसे भी वो मिलाना है। तो ह्यूरोज ने उस समय, रानी का घोड़ा जो था वो चोटिल हो चुका था, घायल हो चुका था, रानी निहत्थी थी, निहत्थी रानी पे ह्यूरोज ने वार करके इनको मार गिराया था। यानी जब तक इनके अंदर आखिरी सांस थी तब तक ये लड़ती रही, और ये इतनी बहादुर महिला थी कि इन्होंने लड़ते लड़ते अपनी वीर गति को प्राप्त किया। ठीक, लड़ाई में शहीद होने का काम किया, और महिला होते हुए भी इन्होंने इस विद्रोह के माध्यम से देशवासियों को इंस्पायर करने का काम किया कि अगर मैं एक लेडी होकर के, एक महिला होकर के इतनी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना कर सकती हूं, अपने आखिरी सांस तक लड़ सकती हूं, तो आगे आने वाले टाइम में जब भी जरूरत पड़ेगी तो देश की जनता अंग्रेजों से लड़ सकती है। इस तरह का कंसेप्ट रानी ने देने का काम किया, और बहादुरी से लड़ते हुए लड़ाई के मैदान में ये लेडी, ये महिला, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी हम लोग जब भी झांसी की रानी का नाम आता है तो काफी रेस्पेक्ट के साथ इनका नाम लेते हैं, और एक जबरदस्त इंस्पिरेशन हमारे मन के अंदर आने का काम होता है कि ये महिला काफी, वाकई ये महिला इंस्पायर करने वाला काम कर रही थी। ठीक, इसीलिए लिखा भी है कि हर करेज एंड मिलिट्री किल इंस्पायर्ड हर कंट्रीमैन। हमेशा हमेशा के लिए उनके लोगों को इनकी वीरता और इनकी बहादुरी ने इंस्पायर करने का काम किया। ठीक, अब देखेंगे ह्यूरोज एडवांस टुवर्ड्स ग्वालियर एंड डिफीटेड द रेबल्स। ग्वालियर में इसने रिबेल्स को हरा दिया। द रानी डाइड फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, रणभूमि में लड़ती हुई, कहां? कालपी में। ठीक, झांसी जीत लिया, ग्वालियर में भी इन्होंने हरा दिया, लेकिन कालपी जब पहुंची तो उनके घोड़े के थक जाने के वजह से, ठीक है, वो रुक गई, और रुक गई तो अंग्रेजों ने घेर लिया चारों तरफ से, और तब निहत्थी रानी पे वार करके मार दिया था इस ह्यूरोज ने। ठीक है, तात्या टोपे फ्लैड अवे, फिर तात्या टोपे वहां से भाग गए, लास्ट में उन्हें पकड़ लिया गया। ठीक है, और उन्हें फांसी दे दी गई। जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मौत हुई, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये एंड कर गया। बरेली में आप पढ़ेंगे खान बहादुर खान, और फैजाबाद में आप पढ़ेंगे अब मौलवी अब्दुल्लाह के बारे में। इन लोगों को भी अंग्रेजों ने हरा दिया। और एक हमारे बिहार का एक सेंटर था आरा, ठीक है, यहाँ पे जगदीशपुर एक जगह था। कहां पे? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में एक जमींदार थे जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। क्या नाम था? वीर कुंवर सिंह। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत जमींदार लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको भी मौका चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का। तो ये मौका वीर कुंवर सिंह को मिला, ठीक है, और उनके एक भाई थे अमर सिंह। इन दोनों लोगों ने आरा में जगदीशपुर में रिवोल्ट को लीड करने का काम किया। वीर कुंवर सिंह का एज बाबू 80 साल था। 80 साल के एज में उन्होंने हथियार उठाया और अंग्रेजों का सामना करने के लिए बैटलफील्ड में भिड़ गए। ठीक, गंगा नदी पार कर रहे थे वो, तो अंग्रेजों की एक गोली उनके बाजू में, शोल्डर में आके एक गोली लगी। तो उनको लगा कि मेरा ये शोल्डर की गोली का जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसलिए उन्होंने शोल्डर ही अपना काट करके नदी में फेंक दिया था। ठीक, और काफी बहादुरी से लड़ते रहे, जब तक लड़े हारे नहीं, जीतते ही गए अंग्रेजों से। आखिरी में अब 80 साल का एज, बुढ़ापा, तो जीतने के बाद जब वो वापस घर गए तो उन्हें उनके घावों ने, उनके वोंड्स ने काफी ज्यादा उन्हें कमजोर कर दिया था, और यही कमजोरी के चलते धीरे धीरे करके उनका डेथ हो गया, और 1858 में आरा वाले जगह पे भी अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थे सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। ठीक है,
उसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी वो कौन से कारण थे। हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हर जगह रिवोल्ट शुरू तो हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हर जगह पे अंग्रेजों ने फिर से रिकैप्चर करने का काम किया है। तो वो कौन से कारण थे जिसके चलते अंग्रेजों ने ठीक इस विद्रोह को सप्रेस करने में सफलता हासिल कर ली। तो बहुत सारे कॉजेस थे। सबसे पहला कारण था द रिवोल्ट वाज लोकलाइज्ड, लोकल जगहों पे ये रिवोल्ट चल रहा था, पूरे भारत में ये रिवोल्ट नहीं फैला, व्यापक स्तर पे ये रिवोल्ट फैलने का काम नहीं किया, लोकलाइज्ड था, छोटे छोटे जगहों पे, एक छोटे छोटे शहरों में, दिल्ली छोटा सा इलाका, कंपेयर टू इंडिया छोटा ही इलाका, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, ये मतलब कुछ कुछ जगहों पे ये रिवोल्ट हुआ, लोकलाइज्ड रहा। ठीक, द ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज, अंग्रेजों के पास अच्छे रिसोर्सेज थे। हमारे सैनिक तलवारों से लड़ रहे थे लेकिन वो बंदूक चला रहे थे। तो अब बताइए जरा, तलवार लेके बंदूक से जीता जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उनके पास बेटर रिसोर्स होने के चलते अंग्रेजों को सफलता मिली और हमारा रिवोल्ट फेल हो गया। द रिवोल्ट वाज फ्यूडल इन कैरेक्टर, मतलब अपने पर्सनल कॉज के लिए रिवोल्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा कलेक्टिव कॉज नहीं था। तो पर्सनल कॉज के लिए आप एक ही बार लड़ सकते हैं, इसके चलते भी रिवोल्ट फेल हुआ। द लीडर्स लैक मिलिट्री स्किल्स, जो नेता विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उनके अंदर मिलिट्री स्किल्स नहीं थे। बस उनको इतना पता था कि लड़ना है, लेकिन लड़ना कैसे है ये नहीं पता था। जो बहादुरी से वो हथियार चला पाए चलाए, लास्ट में हार गए। द नेटिव प्रिंसेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट, और उस समय के जितने राजकुमार लोग थे उन लोगों ने इस विद्रोह से दरकिनार किया, ज्वाइन नहीं किया। यह भी एक कारण रहा रिवोल्ट के फेल होने का। ठीक, देखेंगे रिवोल्ट वाज नॉट वाइड स्प्रेड, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि रिवोल्ट जो था वो लोकलाइज्ड ही रहा। ठीक है, आप देखिए ना, इधर वाले इलाके में, ये जितना इलाका आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर वाले इलाके में आपको रिवोल्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, इट कुड नॉट एम्ब्रेस द इंटायर कंट्री, पूरा देश को ये बांध नहीं सका, और ऑल इंडिया स्ट्रगल नहीं बन सका, यही सबसे बड़ा कारण था। मतलब छोटे छोटे जगहों पे हुआ, कलेक्टिव कॉज नहीं बन पाया, ये कलेक्टिव यूनिटी नहीं जुटा पाया, जिसके चलते ये रिवोल्ट फेल हो गया। सिंध, राजपूताना, कश्मीर, ईस्ट बंगाल और बहुत पंजाब के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मैप में आप देख सकते हैं कि भारत का इतना बड़ा इलाका था जो रिवोल्ट में न्यूट्रल रहा, इन्होंने किसी भी तरह की कोई अपना रेस्पॉन्स नहीं दिखाया था। रिवोल्ट वाज अ नेशनल मूवमेंट बट इट लैक्ड यूनिटी, इस रिवोल्ट में यूनिटी नहीं मिली। मेनी रूलर्स जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, राजा ऑफ जोधपुर, नाबा पटियाला के राजा, जिंद के राजा, इन सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब हमारे देश के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, तो हमारे पास यूनिटी है कहां? ये जोधपुर के राजा की फोटो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास यूनिटी का अभाव रहा, पूरा देश यूनाइट नहीं हो पाया, बस वही लोग यूनाइटेड थे जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, इसलिए रिवोल्ट फेल हुआ। ठीक है, आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सब कारण थे जिसके चलते हमें हमारे रिवोल्ट के फेलियर देखने पड़े। ठीक, अगले टॉपिक के अंदर में हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट, यानी ये जो क्रांति हमने की, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हुई, अलग अलग नेताओं ने रिवोल्ट को लीड करने का काम किया, लेकिन फिर अंग्रेज अधिकारी आकर के उन जगहों पे रिवोल्ट को सप्रेस करने में भी कामयाब हुए। तो उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। ठीक, हमारा रिवोल्ट फेल हो गया। तो रिवोल्ट के फेल होने के बाद उसके क्या कंसिक्वेंसेज निकले, क्या रिजल्ट्स मिले, ये हम अगले स्लाइड के अंदर में, अगले सेशन के अंदर में देखेंगे। और उम्मीद है कि वो सेशन हमारा आखिरी सेशन होगा और हम अपना चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।